नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 104 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 को ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो यदि आपने चैप्टर नंबर 1 के ऑडियो लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुन लीजिए, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। क्योंकि जो पहला चैप्टर है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आप एक लेक्चर भी मिस करते हैं तो आपको अगला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इस चैप्टर को समझने से पहले पहले वाला चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए और वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, ताकि हमें पता चल पाए आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। आज हमारे चैप्टर का जो नाम है वो नाम होगा रोमन साम्राज्य, आर्थिक और सामाजिक संरचना। इस चैप्टर से जो है वो दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि रोमन साम्राज्य की आर्थिक संरचना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना का वर्णन कीजिए, या फिर सामाजिक व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि चैप्टर के नाम में ही चैप्टर से प्रश्न छुपे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है, जो कि प्रस्तावना ये बताती है कि आगे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। तो देखिए, जब हम रोम साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो रोम साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर होगी और पशुपालन पर निर्भर होगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो रोम सभ्यता थी, यही आगे चलकर जो वेस्टर्न कंट्रीज थी इसकी सभ्यता का बेस बनी। यानी कि रोम साम्राज्य की जो सभ्यता है, इसके बाद आने वाली जितनी भी सभ्यताएं थी उन सब पर गहरा प्रभाव रोमन साम्राज्य का पड़ा है। तो इन नगरों की जो अपनी संपत्ति थी, ये गांवों से अधिशेष रूप से हासिल करते थे। यानी कि रोम साम्राज्य के जो शहर थे वो पूरी तरीके से गांवों पर आश्रित थे। उसका रीज़न ये है, देखो, गांव में जैतून की खेती होती थी और शहरों में जैतून से तेल बनता था। गांव में क्या होता था, उच्च किस्म की अंगूरों का कृषि होती थी और फिर शहरों में उससे शराब बनती थी। तो इस प्रकार से शहर किस पर निर्भर थे? पूरी तरीके से शहर गांव पर निर्भर थे। यानी कि शहरों को जो एक बड़ी आमदनी प्राप्त होती थी वो किससे होती थी? वो गांव से होती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि रोम साम्राज्य में जो शहर थे वो पूरी तरीके से किस पर निर्भर थे? गांव पर। इसलिए वो यहाँ पर भी लिख भी रहा है कि शहरी संस्कृति और शहरी राजनीति की चमक दमक के पीछे ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, और यहाँ का जो प्रमुख उत्पादन था वो कृषि आधारित था। जिससे ये पता चलता है जो शहरों की संपन्नता थी वो ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त थी। यानी कि शहर जो अमीर हुए, शहर जो विकसित हुए, ये किसके दम पर विकसित हुए? ये विकसित हुए गांव के दम पर, ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था के दम पर। तो चलिए जानते हैं कि गांव की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो इतना तो हमें पता ही चल गया है कि रोम साम्राज्य के इतिहास में संपत्ति ही मुख्य, संपत्ति का जो मुख्य स्रोत था वो भूमि थी। यानी कि बंदा अपने इनकम के लिए किस पर डिपेंड था? पूरी तरीके से भूमि पर। भूमि के विशाल क्षेत्रों पर अनाज की खेती की जाती थी और विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादन पैदा किए जाते थे। खासतौर पर जैतून की खेती होती थी और अंगूर की खेती होती थी। जैतून की खेती इसलिए होती थी क्योंकि यहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय था वो जैतून का तेल था। और अंगूर की खेती इसलिए होती थी क्योंकि अच्छी किस्म के अंगूर से अच्छी किस्म की मदिरा का उत्पादन किया जाता था। यानी कि अच्छी किस्म की शराब का निर्माण किया जाता था। इसके अलावा देखिए, जब जब खेती होगी तो साथ में पशुपालन भी लोग बाग करते ही हैं। तो ऐसे भी रोम साम्राज्य के लोगों ने भी बहुत सारे मवेशियों को पाला, भेड़ों को पाला, घोड़ों को पाला। अब देखिए, जब आप पशुओं को पालोगे तो आपके आसपास घास के मैदान भी होने चाहिए, यानी कि चारा घाह का निर्माण भी आप करोगे। तो देखा जाए तो ये लोग एक साथ तीन प्रक्रियाएं कर रहे हैं। एक और ये कृषि कर रहे हैं, कृषि में प्रमुख फसल जैतून है और अंगूर है। दूसरी तरफ ये पशुओं को भी पाल रहे हैं और तीसरी तरफ ये चारागाहों का निर्माण भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से गांव की अर्थव्यवस्था डेली रूटीन में चल रही है। जैसे कि पहले चैप्टर में आपने 12 टेबल कानून के बारे में भी पढ़ा होगा। तो 12 टेबल कानून को आप पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादातर जो सुधार थे वो कृषि से संबंधित थे, जिससे पता चलता है कि कृषि कितना महत्वपूर्ण व्यवसाय इस दौरान था। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की बात करोगे तो रोम साम्राज्य की जो कृषि जीवन शैली थी ये बहुत ज़्यादा उस क्षेत्र को प्रभावित करती थी। अब देखो भाई, किसान जो होते थे वो दो टाइप के होते थे, एक छोटे और एक बड़े। जो छोटे किसान होते थे आमतौर पर खेती वाले कार्य यही करते थे, और जो बड़े किसान होते थे उन्हें भूस्वामी का दर्जा प्राप्त था, या फिर उन्हें बड़े बड़े जैसे हमारे यहाँ जमींदार होते हैं उस टाइप का दर्जा प्राप्त था। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो छोटे छोटे लघुधारक होते थे, अपनी भूमि पर खेती करते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे जो पशुपालन करने के बजाय कृषि करते थे, अंगूर की खेती करते थे। लेकिन कुछ लोग पशुपालन भी करते थे। इसके अलावा देखो, जब आपको शहरों के बारे में पढ़ोगे तो शहरों में वैसे तो व्यापारी होते हैं, कारीगर होते हैं, लेकिन शहरों का सेंटर ना व्यापारी और कारीगर यहाँ पर नहीं थे।
क्योंकि यहाँ पर शहरों के जो सेंटर में बंदा था, शहरों के जो केंद्र में बंदा था, वो था भूस्वामी वर्ग। यानी कि बड़े बड़े जो हमारे यहाँ सामंती होते हैं, बड़े बड़े जो जमींदार होते हैं, वो लोग शहरों में थे, क्योंकि उनकी बड़ी आलीशान जो संपत्तियां थी वो शहरों में थी। तो शहरों का अगर प्रमुख केंद्र किसको मानेंगे हम, शहरों के प्रमुख केंद्र में हम भूस्वामी वर्ग को रखेंगे, जिसकी अपनी बहुत बड़ी भूसंपत्ति होगी। इसके अलावा उसकी आमदनी कैसी होगी इस बड़े भूस्वामी की, तो इसके खेतों में मक्का, तेल और अंगूर की मदिरा उत्पादन से ये अपनी आय अर्जित करेगा। यानी कि मक्के की खेती होगी, जैतून की खेती होगी जिससे जैतून के तेल का निर्माण होगा, और इसी की अपनी बड़ी बड़ी भट्टियाँ होंगी, जिन भट्टियों में अंगूर से क्या बनाई जाएगी, शराब। तो इस प्रकार से बड़े भूस्वामी अपनी आमदनी को अर्जित करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे रोमन साम्राज्य में, और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे जिनका बड़े पैमाने पर शोषण किया जाता था। तो अब तक हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा है कि रोम साम्राज्य में जो शहरी अर्थव्यवस्था वो पूरी तरीके से किस पर निर्भर है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। लोग किस टाइप का काम कर रहे हैं, कुछ लोग कृषि कर रहे हैं, कुछ लोग पशुपालन कर रहे हैं, कुछ लोग चारागाहों में लगे हुए हैं। इसके अलावा शहरों के केंद्र में कौन है, बड़े बड़े भूस्वामी हैं। इन लोगों के खेतों में मक्के की खेती होती है और जैतून की खेती होती है, और उसी जैतून की खेती से ये क्या करते हैं, जैतून का तेल का निर्माण करते हैं। इस वजह से इनको मोटा मुनाफा होता है। इसके अलावा ये बड़े पैमाने पर दासों को रखते हैं, इसलिए रोम साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो दास आधारित अर्थव्यवस्था थी। इतनी बात तो हम समझ चुके हैं। अब आगे देखिए, जब आप दास अर्थव्यवस्था की बात करोगे तो रोम साम्राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर दास प्रथा मौजूद थी। न सिर्फ क्लासिकल काल में, बल्कि आगे चलकर भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर दास पाए जाते थे। बड़े पैमाने पर यहाँ पे वे खुले बाजारों में दासों को खरीदा और बेचा जाता था। हालांकि दासों के अलावा कुछ और भी प्रकार की व्यवस्थाएं थीं, जैसे पट्टेदारी व्यवस्था। तो देखो, पट्टेदारी व्यवस्था में क्या होता है कि ज़मीन का एक पट्टा आपको दे दिया जाएगा, जिसमें आप खेती करोगे। खेती होने के बाद आधा हिस्सा ज़मींदार अपना ले जाएगा और आधा आपके पास होगा। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा आधा हो, वो आपकी डील है कि ज़मींदार ने आपसे डील क्या करी होगी। अगर ज़मींदार ने डील 60-40 की करी होगी तो ज़मींदार का हिस्सा 60% होगा, आपका 40 होगा। ज़मींदार ने 70-30 करी होगी तो ज़मींदार का 70-30 हिस्सा होगा, और 50-50 होगा तो आधा आधा होगा। यानी कि भूमि का एक भाग एक किसान को दे दिया जाएगा और कहेगा भैया तू इसमें खेती कर, और इसमें जो फसल होगी वो उसमें मेरा तेरा हिस्सा होगा। इस प्रकार की व्यवस्था को हम पट्टेदारी व्यवस्था कहेंगे। फिर भी तो इससे पता चलता है कि रोम साम्राज्य में दास प्रथा थी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ छोटी मोटी प्रथाएं भी थी, जैसे पट्टेदारी प्रथा उनमें से एक थी। उत्पादन की जो प्रभावशाली प्रणाली थी वो दास प्रथा पर ही आधारित थी। यानी कि जो उत्पादन होता बड़े पैमाने पर, उसमें बहुत सारे दासों को रखा जाता था, और इन दासों को अपने ही घर में रखा जाता था। इसके अलावा कुछ लोग पता है क्या करते थे, अपने आप को समृद्ध दिखाने के लिए, शौकिया दिखाने के लिए भी दासों को अपने यहाँ रखते थे। इटली की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इटली की अर्थव्यवस्था में दो चीज़ें कॉमन थी। पहली चीज़ ये थी कि जो कुलीन वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, उसके पास संपत्ति दबा के होगी, और दूसरा दास प्रथा होगी। दास प्रथा में बहुत गरीब गरीब दास होंगे। तो कृषि की तुलना में अगर उद्योग की बात करें तो इसका महत्व थोड़ा सा कम था, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉफिट कृषि से ही होता था। हालांकि फिर भी कुछ चीज़ें बनती थी, जैसे ईंटें बनती थी, टाइल्स बनती थी, बर्तन बनते थे, चमड़ा उत्पादन होता था और कपड़ों का निर्माण होता था। तो यानी कि छोटे छोटे औद्योगिक व्यवस्था तो थी रोम साम्राज्य में, लेकिन बड़े पैमाने पर कृषि पर ही यहाँ की अर्थव्यवस्था निर्भर थी। जैसा कि हॉपकिंस कहता भी है, जो कि एक इतिहासकार है, कि रोम साम्राज्य में 7 प्रक्रियाओं ने दास प्रथा को बढ़ावा दिया। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रोम साम्राज्य में आखिर क्यों दासों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ी। तो देखो, लगातार युद्ध होते रहते थे, और जब लगातार युद्ध होते थे तो एक पक्ष जीतता था और एक पक्ष हारता था। तो जो हारा हुआ पक्ष होता था वहाँ के लोगों को बड़े पैमाने पर दास बना लिया जाता था। दूसरी बात, लूट चलती थी। बड़े पैमाने पर सामानों को लूटा जाता था और लोगों को लूटा जाता था, उन्हें दास बना लिया जाता था। जो पीछे पहले चैप्टर आपने पढ़ा होगा, जब युद्ध होता था तो सैनिक जो लूटपाट करते थे, उस धन को सैनिकों का धन माना जाता था, और फिर वो बाद में ना भूमि में इन्वेस्टमेंट कर लेते थे। ऐसे में बड़े पैमाने पर भू संपत्तियों का निर्माण हुआ। तो जो बहुत सारी ज़मीनें इन लोगों को मिली, तो उस पर काम करने के लिए, अब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन है तो उस पर काम करने के लिए आप लोगों को भी तो रखोगे, और इस वजह से दास प्रथा बढ़ेगी। इसके अलावा किसान बहुत दरिद्र थे। आपने पहले चैप्टर में ये भी पढ़ा होगा, कुछ सिपाही ऐसे थे बेचारे जो युद्ध लड़कर आए तो उनकी ज़मीनें भी छीन ली गई, उनकी ज़मीनें हड़प ली गई। तो इस प्रकार से एक पूरा पूरा ना साइकिल चलता था, जिसकी वजह से ना दास प्रथा लगातार बढ़ती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई। इसके अलावा दास प्रथा दो परिस्थितियों की वजह से फैलती है। पहली चीज़ ये होती है कि श्रम बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और लोग कम हों, यानी काम करने वाले कम हों और मज़दूरों की डिमांड हो ज़्यादा। तो ऐसे में भी दासों को रखा जाएगा। सीधी सी बात है, काम आपके पास ज़्यादा है, मज़दूर आपके पास कम है, तो कहीं से तो मज़दूरों की आपूर्ति करोगे। तो जब मज़दूरों की आपूर्ति करोगे तो दासों की संख्या बढ़ेगी बढ़ेगी। दूसरी बात ये थी कि जब अर्थव्यवस्था में बहुत कम लोग अमीर हों तो भी दास प्रथा बढ़ेगी, क्योंकि एक वर्ग के पास संपत्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो इसका यूज़ दास प्रथा के माध्यम से करता है।
तो इसी प्रकार से आप आरंभिक रोम साम्राज्य की गणतंत्र व्यवस्था देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर दास प्रथा पाई जाती थी, जिसके अलग अलग कारण यहाँ पर बताए गए हैं। हालांकि आगे चलकर कुछ कानून बनाए गए और ऋण बाध्य दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। ऋण बाध्य दास प्रथा ये थी कि कोई एक व्यक्ति है जो किसी से कर्ज ले लेता था, बाद में वो कर्ज वापस नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उसे क्या करना पड़ता था, दास बनना पड़ता था। तो ये वाली प्रथा तो खत्म कर दी गई, लेकिन फिर भी रोम साम्राज्य में बड़े पैमाने पर दास बने रहे। उसका कारण ये था कि रोम साम्राज्य की सीमाएं लगातार बढ़ रही थी, यहाँ के राजा लगातार युद्ध जीत रहे थे और जो नए क्षेत्र जितने भी समाहित होते थे उन नए क्षेत्र के लोगों को दास बना लिया जाता था और उनके साथ बहुत क्रूरता से पेश आया जाता था। दास श्रम पर आधारित जो बड़े बड़े बागान बने, इन बड़े बड़े बागानों को एक वर्ड दिया गया लैंटिफंडिया। तो लैटिफंडिया क्या था? तो लैटिफंडिया वो जगह थी जहाँ पर ये लोग रहते थे, इनके द्वारा बनाए गए बड़े बड़े बागान थे, जिसका प्रचलन उस समय इटली के कई भागों में होता था। तो रोम युद्ध संघर्षों के परिणाम स्वरूप लैटिफंडिया की उत्पत्ति हुई, जिसने अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया, क्योंकि बड़े बड़े बागान बनाए गए, उन बागानों में बड़े पैमाने पर श्रमिकों की जरूरत होती थी और ऐसे में जो युद्ध में जीते गए लोग होते थे उन लोगों को इसमें दास आपूर्ति की जाती थी और उनसे काम करवाया जाता था। इसके अलावा बड़े पैमाने पर डकैती होती थी, समुद्र में डकैती होती थी, इससे भी दास आपूर्ति होती थी। लैटिफंडिया में हमेशा भूमि के संगठित भाग नहीं होते थे। यानी कि जब लैटिफंडिया को देखोगे तो एक तरफ से भूमि नहीं होती थी, कई बार ये भूमि बिखरी बिखरी भी होती थी। जैसे कि जो लैटिफंडिया के स्वामी होते थे ये शहरों में रहते थे, इनकी कुछ जागीरें ऐसी होती थी जो 300 एकड़ तक फैली हुई है, जबकि जो विघटित जागीरें हैं, यानी कि थोड़ी सी यहाँ, थोड़ी सी उस शहर में, थोड़ी सी उस शहर में, थोड़ी सी उस शहर में, तो अगर वो सारी संपत्ति इकट्ठी करोगे तो 3000 एकड़ से भी ज़्यादा होगी। तो इससे पता चलता है जो लैटिफंडिया था ये कई बार तो एक जगह ही बड़ी विशाल विशाल जगह ज़मीनें होती थी और कई बार ये बहुत छोटी छोटी कई जगह होती थी। एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे सपोज डेट गांव में खेत हैं एक व्यक्ति के और वो बहुत सारे खेत एक ही जगह पर हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके कुछ खेत होंगे एक जगह पर, कुछ खेत होंगे दूसरे गांव में, कुछ खेत होंगे तीसरे गांव में, तो इसने बोलते हैं विघटित जमीन। तो लैटिफंडिया की बात की जाए, कुछ तो विस्तृत जागीरें थी, लेकिन कुछ जागीरें ऐसी थी जो छोटे छोटे भागों में कई जगह पर फैली हुई थी। ये सब हम किस में लिखेंगे? रोम साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में। इसके अलावा रोमन गणतंत्र द्वारा जो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी इसमें लगभग लगभग पूरी तरीके से लैटिफंडियम पर ही आधारित थी और इस प्रक्रिया में स्पेन भी भाग लेगा और आगे चलकर गॉल, जिसकी स्थापना फ्रांस के रूप में होगी, वो भी इसी में सहायता देगा। तो इस प्रकार से टोटल कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि रोम साम्राज्य की अर्थव्यवस्था एक तो कृषि पर आधारित थी, छोटे मोटे उद्योग भी होते थे और बड़े पैमाने पर दास प्रथा यहाँ पर चलती थी, जिसके बारे में आगे चैप्टर में और भी ज़्यादा चर्चा की जाएगी। अब थोड़ी सी हम व्यापार और उद्योगों की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो आरंभिक रोम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों में केंद्र में नहीं था, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा बड़े व्यापार नहीं होते थे और जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था उसमें रोम कहीं पर भी नहीं था, क्योंकि उस समय जो एथेंस था जो कि एक नगर का नाम है, कार्थेज जो कि एक नगर का नाम है, इसके अलावा एस्ट्रुस्कन जो शहर था, ये बड़े व्यापार पर व्यापार करते थे, जिसकी चर्चा हमने पहले चैप्टर में की थी। तो रोम जो करता था, रोम जो सामान बनाता था वो पता है क्या है? विलासता की वस्तु बनाता था, यानी कि जो अमीर लोग थे उनके भोग विलास से संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती थी। बड़े पैमाने पर कांसे का निर्माण होता था, कांसा जो कि एक क्या है? धातु है। तो व्यापारियों को कोई खास सम्मान भी प्राप्त नहीं था, हालांकि वो बहुत अमीर बन गए थे, क्योंकि सम्मान किसका था? सम्मान या तो पादरियों का था या फिर जो बड़े बड़े भूस्वामी थे उनका सम्मान था। तो व्यापारी वर्ग को तो सिर्फ एक ना टैक्स देने का माध्यम समझा जाता था, तो व्यापारी वर्ग को इसलिए सम्मान नहीं मिलता था, सिपाहियों को मिलता था, राजाओं को सम्मान मिलता था। तो भूमिपति वर्ग जो थे उन्हें भी सम्मान मिलता था, अश्वारोही वर्ग को सम्मान मिलता था। तो इसी वजह से ना इन लोगों को ज़्यादा सम्मान नहीं मिल पाता था, किनको? व्यापारियों को। मुद्रा प्रणाली यहाँ पर प्रचलन में थी। अर्थव्यवस्था की बात करोगे तो मुद्रा प्रणाली जहाँ देखो पहले ना वस्तु विनिमय होता था, वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाएगी, लेकिन मुद्रा विनिमय से पता क्या होता है? मुद्रा विनिमय से व्यापार और तेजी से फैलता है। हालांकि 320 तक सिक्के जारी नहीं किए गए थे, लेकिन आगे चलकर सिक्के जारी किए गए। इसके अलावा पानी के जहाज़ों के माध्यम से व्यापार बहुत फला फूला। प्राचीन रोम में जो सबसे बड़ा उद्योग था वो था खनन उद्योग। बड़े पैमाने पर क्या होता था? खानों से लोहा निकाला जाता था, पत्थर निकाले जाते थे, बहुत सारे भवन परियोजनाएं बनाई गई। तो जब घर बनने शुरू हुए तो पत्थरों की जरूरत पड़ी और पत्थरों के लिए फिर क्या हुआ? खुदाइयाँ हुई। इसके अलावा जब लोहे की खानों के बारे में पता चला तो इनसे औजारों का निर्माण किया गया, हथियारों का निर्माण किया गया। यूनान और इटली में जितने भी भवन बने उसके माध्यम से न सिर्फ लोगों को रोजगार मिला, बल्कि बड़े पैमाने पर जो यहाँ के रिसोर्सेज थे उनका प्रयोग भी किया गया। इसके अलावा स्पेन में भारी मात्रा में सोने की खानी थी, चांदी के सिक्कों का प्रयोग किया गया, आभूषण बनाने के लिए यूज़ किया गया। ब्रिटेन में जो खाने थे उनसे लोहा, शीशा और टीन मिला, जिससे हथियारों का निर्माण किया गया। इसके अलावा एक दास होते थे स्वतंत्र दास, जो अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते, जो कि आगे चैप्टर में बताया भी जाएगा। तो अब तक हम इतनी सी बात समझ चुके हैं कि रोम साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर भी निर्भर थी और उद्योगों पर भी निर्भर थी।
आगे चैप्टर में ये बताया जाएगा कि रोम साम्राज्य में जो आगे चलकर शासक बना आगस्टस, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आगस्टस को प्रिंसिपेट की उपाधि दी गई थी। तो प्रिंसिपेट के अधीन अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो इतनी बात हमें पता है, आरंभिक साम्राज्य में अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। बड़े बड़े भूखंडों को क्या कहा जा रहा है? लैटिफंडिया कहा जा रहा है। लैटिफंडिया क्या है? जो दूसरे क्षेत्र हमने जीते हैं, तो जो क्षेत्र जो हमने क्षेत्र जीते हैं, उन्हीं क्षेत्रों को क्या कहा गया? लैटिफंडिया। तो रोमन साम्राज्य में जो आगस्टस का काल था, इसे स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है। ये बात हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी, क्योंकि आगस्टस ये कहता था कि मुझे ना एक ईंट पत्थरों का घर मिला था जिसे मैंने संगमरमर का बनाया है, ईंट पत्थरों का एक शहर मिला था जिसे मैंने संगमरमर का बनाया है। क्योंकि आगस्टस ने बहुत सारे वर्क किए, ना उसने सिर्फ सड़क निर्माण, जल निकासी, बल्कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करी। तो देखिए, उसने आर्थिक सुधार किए, हालांकि दास प्रथा जारी रही। कृषि और शिल्प उत्पादन में सुधार हुआ। तेल मशीन से दबाकर तेल निकला, जिससे तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई। तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई तो आमदनी भी ज़्यादा हो गई। आटा गूंदने की मशीन आ गई, जिससे ब्रेड उत्पादन में तेजी आई। कांच की धमन भट्टियाँ आई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर कांच से सामान बनने लगा। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया गया और वहाँ के सोने की जो खानें थी उन्हें भी हड़प ली इसने। प्राचीन विश्व में रोमन साम्राज्य धीरे धीरे करके एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में बढ़ता चला गया। आगस्टस के शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। इसके अलावा व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने के लिए जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को भी खत्म कर दिया गया। इसके अलावा जैसे समस्याएं क्या थी? ज़्यादा टैक्स, इसके अलावा डकैती, समुद्री लूटमार, ये सब चीज़ें खत्म कर दी गई। और पहले मुद्रा प्रणाली भी नहीं थी, वस्तु विनिमय होता था। तो मुद्रा प्रणाली के माध्यम से क्या हुआ? व्यापार को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, क्योंकि जो भी क्षेत्र में शांति काल होगा, युद्ध नहीं होंगे, वहीं पर ही व्यापार फले फूलेगा। जहाँ पर युद्ध होंगे वहाँ पर कभी भी व्यापार नहीं होगा। तो अगस्टस का काल जो है वो शांति काल माना जाता है, स्वर्णिम काल माना जाता है। वो उसका कारण एक ये भी है। साम्राज्य की सीमाएं लगातार बढ़ती गई और पूंजी भी बड़े पैमाने पर इसको मिल गई। जब आपके पास पैसा होगा तो आप वास्तुकला को बढ़ावा दोगे। तो इसीलिए अगस्टस के टाइम पे बहुत सारी नाट्यशालाओं का निर्माण हुआ, सीनेट हाउस का निर्माण हुआ, क्लामिनियन क्रिक्स का निर्माण हुआ, क्रिक्स मैक्सिमस का निर्माण हुआ, एक्वा मर्सिया की पानी की क्षमता को बढ़ावा दिया गया, कृत्रिम नाले बनाए गए। इसके अलावा जूलिया वर्गो और अल्कोसोटिया के द्वारा इन सब चीज़ों को दुगना कर दिया गया। आगस्टस कहता था कि उसे रोम ईंटों के शहर के रूप में मिला है, जिसे उसने संगमरमर का एक शहर बना दिया है। गरीब नागरिकों को इसने अनाज बांटने की, फ्री में अनाज बांटने की प्रथा रखी, जो आगे तक चलती रही। बड़े पैमाने पर अंगूर से मदिरा और तेल का उत्पादन भी किया जाता था, जो कि चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं उत्पादन की दास प्रणाली और संकट काल के बारे में। तो यहाँ से ना दास प्रथा का जो क्वेश्चन है वो स्पेशल बन जाता है, कई बार केवल दास प्रथा का ही क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। तो पेरी एंडरसन बताता है क्या कि उत्पादन की जो दास पद्धति थी वो यहाँ रोम साम्राज्य की एक बहुत ही निर्णायक पद्धति थी। यहाँ पर दास प्रथा बहुत ज़्यादा फली फूली, और रोम साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था फली फूली उसमें भी दास प्रथा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आगे चलकर दास प्रथा का पतन होगा तो रोम साम्राज्य का ही पतन हो जाएगा। तो देखो, अगर दासों की बात की जाए तो रोम साम्राज्य में दासों को एक ना यांत्रिक वाणी कहा जाता था, बोलने वाला औजार कहा जाता था। पशुधन से एक अलग माना जाता था कि भाई पशुओं से आप काम करवाओगे, लेकिन पशु बोलेगा नहीं, इनसे काम करवा लो और ये बोलेंगे भी। यानी कि एक दास की जो व्यवस्था थी वो एक पशुओं के माध्यम, एक मशीन के माध्यम से की गई थी। ये दास महानगरों में पता क्या होते थे? बिक्री और खरीद की एक मानक वस्तु बन गए थे। यानी कि दास प्रथा की वजह से दास बाजार भी बड़े पैमाने पर फला और फूला। कुछ लोगों का कहना है दास प्रथा से ना रोम साम्राज्य आगे नहीं बढ़ा, बल्कि रोम साम्राज्य पीछे घटा। उसका रीज़न ये है कि जहाँ पर दास ज़्यादा होते हैं तो दासों को सोचने का अधिकार नहीं होता, उनका मालिक जैसा कहता है उन्हें वैसे ही करना पड़ता है। और जब बंदा ऐसा हो जाता है, पूरी तरीके से डीएक्टिव हो जाता है, तो एक्टिव लोगों की कमी हो जाती है। और जब एक्टिव लोगों की कमी हो जाती है तो समाज पीछे हटता है। देखो, जब लोग अपनी मनपसंद काम करेंगे, अपनी मनपसंद नौकरी करेंगे, अपनी मनपसंद व्यवसाय करेंगे, तो उनको अंदर ना नए नए आइडिया आएंगे। और जब जब नए आइडिया आएंगे, नए विचार आएंगे, तो वो एक तरीके से ना अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सारे बंदे दास होंगे, अपने मालिक की हाँ हुजूरी में लगे रहेंगे, सब नौकर ही रहेंगे, तो नौकरों से ना कभी देश आगे नहीं बढ़ता। इसलिए ना पूंजीवाद में देश आगे बढ़ते हैं, उसका रीज़न यही होता है। तो कुछ आलोचकों का यही कहना है कि रोम साम्राज्य में जो दास प्रथा थी, इसने उसके तकनीकी विकास में बाधा डाली, क्योंकि दासों को कुछ भी नया करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिला। उन्हें किसी कीमती उपकरण को देने पर विश्वास किया नहीं जाता था। दास उत्पादन के संबंध में कृषि और उद्योग दोनों ही उत्पादन लकवा मारने लगे। न कृषि आगे बढ़ पाई, न उद्योग आगे बढ़ पाया। बताऊं क्यों? उसका रीज़न यही था, क्योंकि दास वैसा करेंगे जैसा उनका मालिक कहेगा। हालांकि कुछ तो सुधार हुए, जैसे कुछ मशीनें बनी, जिससे जैसे कि अंगूर से जो मदिरा बन रही है उसके लिए मशीन बन गई, और जैतून के तेल के लिए भी मशीनें बन गई, जिससे अब बड़े पैमाने पर जैतून का तेल का निर्माण होने लगा। अनाज पीसने के लिए रोटरी मिल की शुरुआत हुई। इसके अलावा आटा गूंदने वाली जो मशीन आ गई थी, उससे ब्रेड बनने लगा। इसके अलावा जो महिलाएं थीं, इन महिलाओं ने अनाज की पिसाई और खेतों में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ शिक्षित महिलाएं भी थीं जो सेक्रेटरी बनी, लिपिक बनी, पठन पाठन में कार्य करती थीं।
तो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए वैसे तो बहुत ज़्यादा आविष्कार नहीं हुए, बस एक जो छोटे मोटे आविष्कार समय के साथ होते हैं बस उतने ही हुए, मशीनीकरण नहीं हुआ एक तरीके से देखा जाए। तो कुल मिलाकर जो प्राचीन अर्थव्यवस्था थी उसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, बड़े पैमाने पर लोगों का शोषण होता था, दासों का शोषण होता था। दास प्रथा लगभग 400 सालों तक यहाँ पर चलता गई। साम्राज्य की बात की जाए तो साम्राज्य में दास अर्थव्यवस्था के संकट काल में योगदान दिया। दासों की आपूर्ति में तेजी से आगे चलकर गिरावट आई। तो देखो, जब किसी भी देश में या किसी भी राज्य में दासों या नौकरों की संख्या में कमी होगी तो उनकी मजदूरी बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे हुआ एक समय में, क्या हुआ, रोम साम्राज्य में दासों की कमी आ गई। दासों की कमी आ गई तो उनके रेट बढ़ गए। उसका एक रीज़न था, उसका रीज़न ये था, पता है क्या है, बंदा दास रखता था, मान लो दास खरीद के ले आया और 1-2 महीने में दास मर गया। तो अगर दास मर गया तो उनकी पूरी पूरी पूंजी खत्म हो जाएगी। इसलिए जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो पता है क्या करे, उन्होंने ना दासों को खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें ना जोखिम सा लगने लगा, यार हम दासों को खरीदेंगे, मर गया तो फिर क्या होगा, हमारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए लोग ना भाड़े पर दास रखने लगे। परिणाम तो ये हुआ कि आगे चलकर धीरे धीरे ना दासों की संख्या में कमी आने लगी। दासों की संख्या में कमी आ गई तो उनकी कीमतों में वृद्धि हो गई। इसके अलावा एक कारण और था कि ना युद्ध अब होने बंद हो गए थे, क्योंकि ज़्यादातर साम्राज्य की सीमाओं को अपनी सीमा में मिला लिया गया था। तो अब अगर युद्ध नहीं होंगे तो नए दासों की आपूर्ति नहीं होगी। बाजार में डिमांड बढ़ रही है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें दास चाहिए ही चाहिए। तो इसी वजह से ना दासों में कमी आई, दासों की कमी आई तो व्यापार में कमी हो गई, व्यापार में कमी हो गई तो अर्थव्यवस्था क्या हो गई, नीचे की ओर जाने लगी। आगे चलकर दास की आपूर्ति के लिए प्रजनन को बढ़ावा दिया गया। देखो पहले क्या होता था, दासों में कमी आने का एक और कारण है। तो दासों में कमी आने का एक कारण ये है कि प्रजनन दर में गिरावट हुई। पहले उसका रीज़न ये था, ज़्यादातर पुरुषों को ही पाला जाता था दासों में, और महिलाओं को नहीं रखा जाता था। दासों को घरों में कैदियों की तरह रखा जाता था, और कुछ ही महिला दास होती थी जिन्हें नौकरी पर रखा जाता था। तो ऐसे में जब दास शादी नहीं करेंगे, प्रजनन ही नहीं करेंगे, तो उनकी पीढ़ियाँ आगे कैसे बढ़ेंगी। तो इसकी वजह से ना प्रजनन दर में कमी आई, और प्रजनन दर में कमी आने की वजह से दासों की संख्या में भी कमी हो गई। अब क्या हुआ, आगे चलकर दास प्रजनन को बढ़ावा दिया गया, इन दासों की शादी करवाई गई, इन्हें बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया गया, इवन इनाम भी दिया गया, पैसे भी दिए गए। लेकिन इन सभी व्यवस्था में ग्रामीण संकट उत्पन्न हो गया, अर्थव्यवस्था में संकट आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए दास संकट क्या है तो आप यहाँ से आंसर देंगे। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देते रहिए, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो देखो, व्यापार और उद्योग में कोई वृद्धि नहीं हुई इस दौरान। कृषि उत्पादन की इस गिरावट को प्रति संतुलन कर पाती ऐसी चीज़ें कुछ नहीं हुई। किसान, दास, श्रमिक, शहरी गरीबों से निर्मित आबादी ने बाजार के क्षेत्र को सीमित कर दिया। ऐसे में लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो गया और डिमांड भी कम हो गई। परिणामतः अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डामाडोल हो गई। आगे चलकर आर्थिक संकटों ने और राजनीतिक संकट ने दास प्रथा को और कम किया, क्योंकि जब गरीबी बढ़ेगी तो लोग अपने यहाँ दासों को रखेंगे नहीं। जहाँ पिछली 2 शताब्दियों में दास प्रथा रोमन साम्राज्य के अपने चरम पर थी, सबसे उच्च स्तर पर थी, तो वहीं अब मौद्रिक संकट आ गया था, आर्थिक संकट आ गया था, व्यापार लगभग डाउन हो चुका था। धन की बढ़ती आवश्यकता की वजह से लोगों ने अपने यहाँ से लोगों को नौकरी से निकालना बंद कर दिया। सरकार ने कुछ प्रयास करने तो शुरू करे, जैसे देखो, सिक्कों को जारी किया, महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई, मुद्रास्फीति और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से रोम साम्राज्य की अर्थव्यवस्था संकटों में आ गई। यानी कि जहाँ शुरुआत में अर्थव्यवस्था फली फूली थी, वहीं दास प्रथा की वजह से अर्थव्यवस्था और फली फूली थी। लेकिन उसी दास अर्थव्यवस्था की वजह से ही ये अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डाउन हो गई। इसके अलावा बाहरी लोगों ने आक्रमण किया, खूंखार जनजातियों ने आक्रमण किया रोम साम्राज्य पर, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था और ज़्यादा संकट में चली गई, मुद्रास्फीति और ज़्यादा बढ़ गई। परिणाम ये हुआ कि नए सिक्के जारी किए गए, लेकिन जो नए सिक्के जारी किए गए इसमें ना धातु की मिलावट बहुत ज़्यादा थी, यानी कि स्वर्ण मुद्राएं नहीं थी, जबकि इसमें अन्य धातुएं मिलाई हुई थी। सेना में पुरुष जाना ही नहीं चाहते थे, तो सेना में पुरुषों को जाने के लिए उन्हें और ज़्यादा आकर्षण दिया गया, जो कि अगले चैप्टर में बताया जाएगा। तो सिक्कों में मिलावट, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई में बढ़ोतरी, समुद्री डकैतियों का बढ़ना, सड़कों और बंदरगाहों की अनदेखी, इन सभी वजह से यहाँ के व्यापार को हानि हुई और धीरे धीरे यहाँ के शहर नष्ट हो गए। दास प्रथा के खत्म के होने के बाद एक नई व्यवस्था का उदय हुआ, जिसका नाम है कोलोनेट। तो पेरी एंडर्स के अनुसार ये संकट की व्यवस्था में हुआ क्या, जो निचले वर्ग के लोग थे इन्होंने अपनी एक कॉलोनी बनाई। अब इन लोगों ने पता क्या शुरू कर दिया, इन लोगों ने बड़े बड़े जमींदारों से पट्टेदारी के आधार पर ज़मीनें लेनी शुरू कर दी। अब ऐसा क्यों हुआ तो मैं बता रहा हूँ। देखो, बड़े बड़े जमींदार पता क्या करते थे, यानी कि बड़े बड़े भूस्वामी क्या करते थे, बड़े बड़े भूस्वामी ना बहुत ज़्यादा ज़मीनें अपने पास रखते थे। अब उतने ज़्यादा उन्हें दास पालने पड़ेंगे, अब उतने ज़्यादा वो दास पालेंगे, अगर वो दास मर गए तो उनका पैसा डूब जाएगा। इसलिए वो क्या करेंगे, वो अपनी ज़मीन को पट्टेदारी पर दे देंगे कि भैया ये ज़मीन का इतना भाग है तो ये को 1 साल के लिए मैं दे रहा हूँ, इसमें जितनी भी खेती होगी उसका आधा हिस्सा मेरा और आधा हिस्सा तेरा, जो कि मैंने पहले बता दी। तो यहाँ से एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसे हम कोलोनेट व्यवस्था कहते हैं, जो कि यहाँ पे बताई गई है। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि लैटिफंडिया के उदय से रोमन कृषि अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर दे देंगे।
रोम में दास प्रथा को बढ़ावा देने वाले कारक बताइए, तो 3 कारक मैंने वहाँ पर बताए थे। रोम साम्राज्य के दौरान दास अर्थव्यवस्था में संकट लाने वाले कारकों पर चर्चा की थी है। युद्ध के प्रसार की वजह से रोम साम्राज्य में क्या परिवर्तन आया, और कॉलोनेट व्यवस्था से आप क्या समझते हो। इन पांचों प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। तो मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट भाग में, जिसमें हम रोम साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे। देखो, अगर चीज़ें धीरे धीरे पढ़ाने पे आई जाए तो ये लेक्चर 1-1 घंटे के होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि आधे घंटे में ही ज़्यादातर चीज़ें खत्म कर दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा ना हम सुन भी नहीं सकते हैं। तो चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही तो आप बता देना, मैं और ज़्यादा एग्जाम्पल देके चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।